इस पर मेरे खिलाफ में एफआईआर दाखिल किया गया और लगभग पुलिस एरिया में ये जानकारी थी कि ये अधिवेशन होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही अरेस्ट हो जाएगा तो अधिवेशन कहां से होगा। इवन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि जुडिशरी को भी मैनेज किया गया था। मैं ये मंच पर से बोल रहा हूं, क्योंकि वैसे ये बोलने के लिए भी ज्यादा बड़ा कलेजा लगेगा कि मैं जुडिशरी के बारे में कह रहा हूं कि, मगर मैं ये बात मानता हूं कि हमारे दुश्मनों को हमारी टांगे खींचने का अधिकार है, तो हमें अपनी टांगे मजबूत करने का भी अधिकार है। वो अपने अधिकार का उपयोग करे, हम अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। हमने किया और करने के बाद में उन्होंने पूरी तरह से गुजरात को तोड़ मरोड़ कर बर्बाद करने का प्लान बनाया था, मगर आज हॉल में सारा हॉल हमारा भरा हुआ है, सारे गुजरात के जिलों से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो इससे प्रमाणित हो गया कि वो इस काम में कामयाब नहीं। बामसेव का 19वां गुजरात राज्य अधिवेशन का उद्घाटन सत्र चल रहा है। साथियों, आप लोगों को खबर होगी, आप लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि सारे गुजरात से जो हमारे डेलीगेट कार्यकर्ता है, जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग तहसीलों से, अलग अलग ब्लॉक से यहाँ आए हैं, जो हमारे कार्यकर्ता है, तो उन लोगों को जानकारी होगी कि पिछले साल गांधीनगर में बामसेव का जो राष्ट्रीय अधिवेशन विशाल पैमाने पर सफल हुआ, उस अधिवेशन के बहुत बड़े पैमाने पर सफल होने के बाद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, आप लोगों को इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि गांधीनगर के राष्ट्रीय अधिवेशन में सफल होने के बाद में जो हमारा दुश्मन है, उन्होंने बामसेव के बढ़ते हुए कारवां को, बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए गुजरात में जनवरी से लेकर अभी अगस्त चल रहा है, तो अब तक जब उन्होंने देखा, क्योंकि हमने ये जो अधिवेशन है ये गुजरात का पाटनगर, गुजराती में आप लोग शायद पाटनगर ही कहते हैं, गुजरात में रहते रहते अभी मुझे बहुत सारे गुजराती शब्द याद हो गए हैं, तो ये गुजरात का जो पाटनगर है, राजधानी है, तो यहां हमने ये अधिवेशन लगाया। ये अधिवेशन विफल हो जाना चाहिए, इसके लिए मुख्यमंत्री के आदेश से मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल किया गया। मैंने उस समय आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया और ये सारा जो झमेला है मैं अकेला ही झेलता रहा, क्योंकि ये जो बड़े झमेले होते हैं ये झेलने के लिए थोड़ा कलेजा ज़्यादा मजबूत चाहिए, नहीं तो कमज़ोर कलेजे के जो लोग हैं उनको हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये खबर देना ठीक नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री के आदेश पर मेरे खिलाफ में एफआईआर दाखिल किया गया और लगभग पुलिस एरिया में ये जानकारी थी कि ये अधिवेशन होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही अरेस्ट हो जाएगा तो अधिवेशन कहां से होगा। इवन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि जुडिशरी को भी मैनेज किया गया था। मैं ये मंच पर से बोल रहा हूं, क्योंकि वैसे ये बोलने के लिए भी ज्यादा बड़ा कलेजा लगेगा कि मैं जुडिशरी के बारे में कह रहा हूं कि जुडिशरी को भी मैनेज किया गया था। ये मेरे पास सारे दस्तावेजी प्रमाण हैं, ओरल नहीं, दस्तावेजी प्रमाण हैं। और इसके बावजूद भी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सफल वो हो सकते हैं जिसके पास गट्स होते हैं, कोई भी सफल नहीं हो सकता। Those who provide a better guts and better brain, they will be success.
कोई भी ऐरिया गैरिया नत्थू खैरिया सफल होने वाला नहीं है, कोई भी सफल होने वाला नहीं है। वो दाव पेच का जवाब दाव पेच से ही देना पड़ता है। तो हमने जवाब दिया और ये अधिवेशन सफल हुआ और उम्मीद से ज्यादा बड़े पैमाने पर सफल हुआ। जो उम्मीद बहुत लोगों को नहीं थी, हमारे लोगों को नहीं थी, बहुत बड़े पैमाने पर सफल हुआ। और जब बहुत बड़े पैमाने पर सफल हुआ तो कांग्रेस के लोगों को लगा अरे ये मोदी के विरोध में ये इधर गांधीनगर में बामसेफ ने अधिवेशन लिया, तो कांग्रेस ने सोचा साला हम भी ऐसा नहीं कर सकते। वो बामसेफ के लोगों ने किया, हम भी नहीं कर सकते। तो हमारा अधिवेशन सफल होने के बाद फिर कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम लगाया कि कांग्रेस का भी मनोबल बढ़ गया कि बामसेफ के लोग अगर गांधीनगर में ले सकते हैं तो अब हम भी ले सकते हैं। तो फिर उन्होंने गुजरात का उनका वो सेवा दल का सम्मेलन लगाया, मगर उसका नाम रखा राष्ट्रीय सेवा दल का। तो ये गुजरात गांधीनगर के जो लोग हैं हमारे वो जानते हैं उसका नाम बड़ा उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय, वो तो था तो गुजरात का ही, मगर उसका नाम उन्होंने राष्ट्रीय वो रखा। हाँ, प्रशिक्षण ऐसा कुछ तो भी उन्होंने रखा था। हाँ, ऐसे ही वो रखा उधर उन्होंने। और तो वो गांधीनगर के अधिवेशन के बाद में, क्योंकि एक बात फिर मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि बामसेफ के बढ़ने से पहले नंबर पर किसको नुकसान होगा? तो पहले नंबर पर कांग्रेस को नुकसान होगा, ऐसा कांग्रेस के लोग सोचते हैं। हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता है, ऐसा कांग्रेस के लोग सोचते हैं। तो जो कांग्रेस के लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको नुकसान होगा बामसेफ के बढ़ते रहने से, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बामसेफ के बढ़ते रहने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, तो इसको तोड़फोड़ करने का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम भी कांग्रेस के ही लोग शुरू करते हैं। तो स्वाभाविक है, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि उनको हर किस्म का अधिकार है, तो वो तोड़फोड़ करने का भी उनको अधिकार है, उनको आजादी है, वो हर कुछ कर सकते हैं। तो कि आजाद जो आदमी होता है उसको हर तरह का अधिकार होता है, तो हम मानकर चलते हैं कि उनको तोड़फोड़ करने का भी अधिकार है, मगर उस तोड़फोड़ का मुकाबला करने का अधिकार हमारे पास में है। अगर उन लोगों को तोड़फोड़ करने का अधिकार है तो हमारे पास उनका मुकाबला करने का भी अधिकार है। गांधीनगर के बाद में तोड़फोड़ करने की गतिविधियां काफी बड़े पैमाने पर तेज हुई। ये अंदरूनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जनवरी से लेकर अगस्त तक मैंने एक बहुत बड़ा खोज अभियान गुजरात में चलाया, और इस खोज अभियान के द्वारा मेरे पास में बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बामसेफ को तोड़फोड़ करने का अभियान जनवरी से ही शुरू किया गया था, और जनवरी से ही हम लोग उसका मुकाबला करने के काम में लगे हुए थे। ये तोड़फोड़ करने का अभियान कल शाम तक चालू था। अडियोल साहब को पूछ लेना, जोशियारा साहब को पूछ लेना, उनके घर तक भी पहुंच गया था वो तोड़फोड़ करने वाला जो अभियान है। हम तो सोच रहे थे कि बामसेफ के पास आ जाएंगे तो हमारे उद्घाटक चीफ गेस्ट हमारे मेहमान लोग हैं, वो मेहमानों के पास भी वो पहुंच गया। शायद उन्होंने सोचा कि ये बामसेफ के लोग तो सुनने वाले नहीं है, चलो मेहमान ही सुन लेंगे। तो वो कोशिश उन्होंने की, मगर मैं ये बात मानता हूं कि हमारे दुश्मनों को हमारी टांगे खींचने का अधिकार है, तो हमें अपनी टांगे मजबूत करने का भी अधिकार है।
वो अपने अधिकार का उपयोग करे, हम अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। हमने किया और करने के बाद में वो उन्होंने पूरी तरह से गुजरात को तोड़ मरोड़ कर बर्बाद करने का प्लान बनाया था, मगर आज हॉल में सारा हॉल हमारा भरा हुआ है, सारे गुजरात के जिलों से लोग यहां आए हुए हैं, तो इससे प्रमाणित तो हो गया कि वो इस काम में कामयाब नहीं है। हमारे पास अभी इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि अभी हमारे पास अगस्त के बाद में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर हम आने वाले समय में वो जो षड्यंत्र तोड़फोड़ करने का उन्होंने बनाया है उसको ज्यादा बड़े पैमाने पर विफल करने में हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। साथियों, ये तो हो गया हमारा जो दुश्मन है तोड़फोड़ करने का काम कर रहा है। मैंने आपको इसलिए जानकारी बताई क्योंकि मैं अकेले अपने लेवल पर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आपको जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अपने अपने लेवल पर इसका मुकाबला करना होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने लेवल पर अपने अपने क्षेत्र में इसका मुकाबला करने का काम करेंगे और इसके संबंध में आप लोगों को और सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल चैनल से आपको जल्दी ही सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल की जाएगी। बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी ऑर्गेनाइजेशनल चैनल के द्वारा। साथियों, अब हम लोगों का जो अभियान है उस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। इसके पहले कि ये कुछ अभियान के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को बताऊं, एक दो बातें हैं जिसके बारे में हमारे जोशियारा साहब ने उल्लेख किया, इसलिए एक दो बातें उस संबंध में जो है उस संबंध में आपको बताना जरूरी समझता हूं। एक तो पुरुषार्थ की बात जोशियारा साहब ने कही है, बहुत अच्छी बात है। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक व्यक्ति को उसका अपना जो कार्य है वो कार्य सक्रिय रूप से करते रहना चाहिए और निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, सक्रिय रूप से करते रहना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ है, उसको ये काम करना चाहिए। इस संबंध में गीता में जो लिखा हुआ है वो बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात इस संबंध में गीता में जो लिखी है, जो मैं सारे देश भर में लोगों को बताता हूं, उसमें ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इस देश में, दुनिया में आपके ऊपर जब जब भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, बढ़ जाएगा, तो भगवान ने गीता में लिखा कि मैं उसका मुकाबला करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आऊंगा। ये लिखा हुआ है, आपको बताया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, और बहुत सारे प्रवचनों में हमारे संत लोग जो है वो बताते रहते हैं। ये गीता में लिखा हुआ है। अभी मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा, मैं यदा, हाँ, प्रतिदिन मैं ये बताते रहता हूं, यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान ने जब गीता लिखी और ये श्लोक लिखा तो उस समय भगवान जो है वो, भगवान का भूगोल का जो ज्ञान है वो कितना था, तो वो भारत को ही जानते थे। ये लिखी भी बात है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है ये हमको बताया जाता है, मगर जो भगवान सर्वव्यापी है उसको भूगोल का ज्ञान कितना था, तो भारत इतना ही भगवान को भूगोल का ज्ञान था। नहीं तो भगवान ने गीता में ये लिखा होता, यदा यदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति दुनिया, ऐसा वो लिखते। वो उन्होंने दुनिया नहीं लिखा, उन्होंने भारत लिखा। इसका मतलब है भारत से ज्यादा और कोई दुनिया है ऐसा उनको जानकारी
नहीं थी। अब भगवान को छोटी सी जानकारी होना और ज्यादा जानकारी ना होना आशंका पैदा हो जाती है। मगर लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, यदा यदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि आएगी, संकट आएगा तो मैं जन्म लूंगा, ये भगवान ने कहा। तो हमारे लोगों ने क्या सोचा, संकट आएगा तो भगवान आने वाला है, हमको क्या करने की जरूरत है, क्योंकि हमको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी संकट आएगा भगवान संकट दूर करने के लिए आएगा। गीता में जो लिखा है उसका हमारे लोगों के पुरुषार्थ पर क्या परिणाम हुआ, तो हमारे लोगों के पुरुषार्थ पर परिणाम हुआ, वो निष्क्रिय हो गए, क्योंकि उनको कहा गया कि मैं आऊंगा। जो शिक्षा हमको दी गई उसने मूल निवासियों के पुरुषार्थ को खत्म कर दिया और कहा मैं आऊंगा। हमारे लोगों ने सोचा अब भगवान आ रहा है तो हमको करने की क्या जरूरत है भाई। ये शिक्षा हजारों साल से हमको, मैं लिखित रूप से जो है वो बता रहा हूं आपको, ये शिक्षा जो दी गई उसका परिणाम हमारे लोगों के पुरुषार्थ पर यह हुआ कि हमारा समाज निष्क्रिय हो गया। अब आप समझ सकते हो कि जब कोई निष्क्रिय होता है तो उसकी सफलता समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, क्योंकि गीता में कर्म सिद्धांत के बारे में भी लिखा हुआ है और ब्राह्मण शास्त्र में कर्म सिद्धांत के बारे में भी लिखा हुआ है। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, आपको थोड़ा सा कर्म सिद्धांत बताता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, रियल जानकारी नहीं है। एक कर्म सिद्धांत क्या है, तो एक कर्म सिद्धांत कहता है कि आप शूद्र जाति में पैदा हुए हो, शूद्र वर्ण में पैदा हुए हो, ये आपके पूर्व जन्म का पाप है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र में लिखा है कि अगर आप शूद्र वर्ण में पैदा हुए हो तो ये आपके पूर्व जन्म का पाप है। ये पाप की वजह से आप शूद्र जाति में पैदा हुए हो, और शूद्र जाति में पैदा हुए हो, ये वर्ण में पैदा हुए हो, इस वर्ण में परिवर्तन हो सकता है, इस वर्ण में परिवर्तन हो सकता है। क्या करना होगा वो बताया। क्या करना होगा आपको क्या करना होगा, सेवा करनी होगी। जो लिखा है वही बता रहा हूं। क्या करना होगा, सेवा करना होगा। किसकी सेवा करना होगा वो भी लिखा है। चौथे वर्ण के लोगों को 3 वर्ण की सेवा करना होगा, और सेवा करने से क्या होगा वो भी बताया। सेवा करने से क्या होगा, पुण्य का संचय होगा। किसकी सेवा करने से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसकी सेवा करने से क्या होगा, पुण्य का संचय होगा। आपके नाम पर पुण्य का संचय होगा। अगर पुण्य का संचय बढ़ाना चाहते हो, ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए भी बताया। क्या बताया, अगर सेवा निष्काम भाव से करो, मेरा नहीं है, लिखा हुआ है, कौन से भावना से करो, निष्काम भाव से करो। ये निष्काम संस्कृत शब्द है, हमको हिंदी समझ में नहीं आता, सारा संस्कृत कहां से समझ में आएगा। तो निष्काम भाव का अर्थ है किसी भी किस्म की इच्छा आकांक्षा ना रखते हुए सेवा करो, उसको कहते हैं निष्काम भाव। यानी जब सेवा करोगे 3 वर्ण की, तो तीनों वर्ण से किसी किस्म की इच्छा आकांक्षा नहीं धरने का, निष्काम भाव से सेवा करने का।
मन में किसी किस्म का आशा अपेक्षा नहीं रखने का कि वो कुछ देगा, एक नहीं, कुछ भी नहीं, निष्काम भाव। जब निष्काम भाव से सेवा करोगे तो पुण्य का संचय बढ़ जाएगा। जब पुण्य का संचय बढ़ेगा तो हमारे लोगों ने पंडित को, ब्राह्मण को पूछा कि पंडित जी ये तो यहां तक तो बहुत बढ़िया है, ये पुण्य का संचय होने के बाद क्या होगा? ये तो अच्छी बात है, आगे क्या होगा? तो ब्राह्मणों ने कहा अगर ऐसा हुआ तो आप ब्राह्मण बन सकते हो। क्या बन सकते हो? ब्राह्मण बन सकते हो। हमारे लोगों ने सोचा ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण तो भूदेव होता है। भूदेव यानी एक देव स्वर्ग में निवास करता है और जो धरती पर जो देव रहता है उसको भूदेव बोलते। भू यानी जमीन, देव यानी भगवान, यानी धरती का भगवान। ब्राह्मण को धरती का भगवान कहा जाता है। मैं ब्राह्मण बनूंगा, एओ बहुत बढ़िया बात है। हमारे लोगों ने, पंडित ने जब कहा तो हमारे लोगों ने सोचा बहुत बढ़िया बात है, तो रहा नहीं गया। शूद्रों में संयम का अभाव होता है तो उसको रहा नहीं गया। वो जल्दी जल्दी पंडित को पूछा, पंडित जी ब्राह्मण कब तक बनेंगे? यानी उसको जल्दीबाजी हुई, साले ब्राह्मण बनना बहुत अच्छी बात है, तो उसको जल्दीबाजी हुई। उसने कहा कि पंडित जी ये ब्राह्मण कब तक बनेंगे? तो ब्राह्मण ने कहा जल्दीबाजी मत करो, जल्दी नहीं बन सकते हो, ब्राह्मण जरूर बनोगे मगर जल्दी नहीं बन सकते हो। फिर भी उसने, फिर भी पंडित जी कब तक बनेंगे? तो पंडित जी ने कहा इस जन्म में नहीं बन सकते। ब्राह्मण जरूर बनोगे मगर इस जन्म में नहीं बन सकते। तो फिर पंडित को पूछा, क्योंकि हमको जानकारी तो है नहीं, पूछे बगैर तो कोई जानकारी होगी नहीं। पंडित को पूछा, ब्राह्मण को पूछा कि इस जन्म में क्यों नहीं ब्राह्मण बन सकते? तो ब्राह्मण ने बताया कि पहले जन्म में आपने पाप किया था, इसलिए इस जन्म में आप शूद्र पैदा हुए हो। ये पाप का भोग है, ये भोग इस जन्म में भोगना होगा। इस जन्म में क्या करना होगा? ये पाप का भोग है, इस जन्म में भोगना होगा। इसलिए इस जन्म में आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। वर्ण परिवर्तन होगा मगर इस जन्म में नहीं होगा। कब होगा? तो पंडित ने बताया अगले जन्म में आप ब्राह्मण बन सकते हैं। ये है कर्म सिद्धांत और ये है पुनर्जन्म का सिद्धांत। क्योंकि जो ब्राह्मणवाद में पुनर्जन्म है वो कर्म सिद्धांत के साथ जुड़ा है, इसलिए दोनों बातों को जोड़कर कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत जो ब्राह्मणवाद में बताया गया है ये इस तरह से है। और इसलिए हम लोग 2000 साल से क्या कर रहे हैं कि अगले जन्म में ब्राह्मण बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस जन्म में ब्राह्मण बनने के लिए कोशिश हमने बंद कर दी। क्यों? तो अगले जन्म में करना है। और अगले जन्म, जब अगला जन्म होगा तो फिर शूद्र में होगा, तो फिर वो अगला जन्म में बोलेगा, अगला जन्म में फिर बोलेगा कि ए जन्म में ए पाप का भोग भोगना होगा। जैसे किराना दुकान का मालिक बनिया लिखता है दुकान में, वो क्या लिखता है? आज नगद कल उधार। जानते हो आज नगद कल उधार? तो जब हमारा आदमी जाता है आज नगद कल उधार, कल उधार मिलेगा। फिर वो कल जाता है, फिर पढ़ता है आज नगद कल उधार। तो उसको समझ में आता साला ये तो आज तो कभी आता ही नहीं है, नहीं कल तो कभी आता ही नहीं है, क्योंकि ये तो आज ही आता है, कल आता ही नहीं कभी। तो ये अगला जन्म जो है ये कभी आता ही नहीं है। जो आता ही नहीं है उसका लालच देकर 2000 साल से हमसे सेवा करवा रहे हैं।
ये मानसिक गुलामी है। दुनिया में सबसे भयानक गुलामी मानसिक गुलामी होती है, और दुनिया में सर्वोत्तम ब्रेन, सर्वोत्तम बुद्धिशाली लोगों ने कहा कि सबसे भयानक गुलामी मानसिक गुलामी होती है, क्योंकि वो हर तरह के गुलामी का मूल है। अगर आपको आर्थिक गुलाम बनाना है तो पहले मानसिक गुलाम बनाओ, राजनीतिक गुलाम बनाना है तो मानसिक गुलाम बनाओ, आर्थिक गुलाम बनाना है तो मानसिक गुलाम बनाओ, सांस्कृतिक गुलाम बनाना है तो मानसिक गुलाम बनाओ, धार्मिक गुलाम बनाना है तो मानसिक गुलाम बनाओ। अंग्रेजों के विरोध में ब्राह्मणों ने लड़ाई लड़ी, वो केवल राजनीतिक गुलामी से आजादी मांग रहे थे, मगर मूल निवासी बहुजन धार्मिक गुलाम है, सांस्कृतिक गुलाम है, आर्थिक गुलाम है, एजुकेशन से गुलाम है, राजनीतिक गुलाम है। इसकी गुलामी 5 किस्म की गुलामी है, एक केवल राजनीतिक गुलामी नहीं है। इसलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई लंबी लड़नी होगी, ये जल्दीबाजी का कार्यक्रम नहीं है, और ये कोई एमएलए एमपी बनने का कार्यक्रम नहीं है। एमएलए और एमपी बन के आप मानसिक गुलामी खत्म कर सकते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आप कारपोरेटर बनते हो तो आपकी मानसिक गुलामी कैसे खत्म होगी? अगर आप पंचायत के सदस्य बनते हो, ग्राम पंचायत के सदस्य बनते हो, सरपंच बनते हो, मानसिक गुलामी कैसे खत्म होगी? मैं राजकोट में गया, वहां हमारे कारपोरेटर चुनकर आए, जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को उठाने का आदेश दिया, कारपोरेशन ने उठाने का आदेश दिया। उठाने का आदेश देने के बाद वो जो हमारे कारपोरेटर जिन्होंने हमारे लोगों ने चुना, वो उनके साथ कारपोरेशन के साथ में मिल गए। हमारे लोगों की बस्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और वो कारपोरेशन के साथ में मिले हुए हैं। तो जो मानसिक रूप से आजाद नहीं होगा, उसको क्या समझ में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बरसात हो रही है और इधर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेटाइजेशन में मेडिकल, इंजीनियरिंग और ऑल प्रोफेशनल कोर्सेस प्राइवेटाइजेशन के जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस है उसमें आपका कोटा रद्द कर दिया। कल तक ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इवन यूनिवर्सिटीज को भी प्राइवेटाइज करने का कार्यक्रम चल रहा है, चालू है। कॉलेज तो छोटी चीज है, क्योंकि आप लोगों को यह भी समझना होगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कितना अंतर होता है। एक यूनिवर्सिटी में हजारों कॉलेज हो सकते हैं, हजारों स्कूल हो सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज करने का कार्यक्रम हो रहा है, तो कॉलेज का तो सवाल ही नहीं है। अगर और प्रोफेशनल एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने का मतलब हो कि आपका प्रोफेशनल एजुकेशन जीरो हो गया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर खत्म हो जाएगा, प्राइवेटाइज सेक्टर आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल, इंजीनियरिंग और ऑल प्रोफेशनल कोर्सेस में आपका कोटा खत्म हो गया। जब ये केस चल रही थी तो भारत सरकार का वकील, भारत सरकार को वहां जवाब देना पड़ा होगा, क्योंकि भारत सरकार को नोटिस इश्यू किया होगा। भारत सरकार ने वहां आपकी केस को प्लीड किया, कैसे करेगा? वो भारत सरकार खुद ही प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम लगाया हुआ है। तो भारत सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को यही कहा होगा, हाँ हमारा सहमति है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेटाइजेशन के अंदर फैसला सरकार के सहमति से, कांग्रेस के सरकार के सहमति से, कांग्रेस की सरकार आप लोगों ने चुनकर लाई, उसके सहमति से आपका प्रोफेशनल एजुकेशन खत्म हो गया। 15 साल से कह रहा हूं मैं। तो 94 से मैंने अभियान शुरू किया इसके विरोध में। तो लोग क्या बोलते थे, अरे तो ये बामसेब के लोग, पता नहीं यार क्या कहते रहते, आरक्षण समाप्त हो जाएगा,
अरे बाबा साहब ने संविधान में लिख कर रखा, वो कैसे खत्म होगा? ये बामसेब के लोगों को समझ भी नहीं आता, क्या बोलते रहते हैं। अब 15 साल के बाद कहते हैं मेश्राम जी आपको इतने पहले कैसे पता चला? अभी पूछते हैं कि इतने पहले कैसे पता चला? तो मैंने कहा मैं पंचांग देखता हूं, मैं हाथों की लकीर देखता हूं। अरे सिंपल बात है भाई, जब वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो इसका 10 साल में 15 साल में क्या परिणाम निकलने वाला है, इसका कैलकुलेशन आज कर सकते हो और आज आप लोगों को समझा सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ये आप कर सकते हो।